हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं की अनिवार्य हिंदी की जो प्रथम कविता है आत्मपरिचय, जिसके रचयिता है हरिवंश राय बच्चन। उस कविता की व्याख्या, विश्लेषण और उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत, ये प्रकृत नहीं है भाई, झंकृत है ये। झनकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यदि ऐसी व्याख्या या पद्यांश या कविता का अंश हमारे प्रश्न पत्र में आ जाता है तो उसकी सप्रसंगी व्याख्या हमें किस प्रकार से करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें प्रसंग करना है। प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्मपरिचय से अवतरित है। इसके रचयिता प्रसिद्ध गीतकार हरिवंश राय बच्चन हैं। इस कविता में कवि को जीने की शैली जीवन को जीने की शैली बताता है, साथ ही दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को उजागर करता है। यानी कि हमें जैसे पद्यांश जो होता है उसकी सप्रसंगी व्याख्या करनी है, तो जो प्रसंग होता है इस प्रसंग में सबसे पहले हमें बताना है कि ये पद्यांश किस पुस्तक से लिया गया है, उस पुस्तक में उस कविता का नाम क्या है, उसके रचयिता क्या है। उसके बाद में इस कविता का जो सार है वो हमें 1 या 2 लाइन में बताना है। जैसे बता रखा ना, इस कविता में कवि जीवन को जीने की शैली बताता है, साथ ही दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को उजागर करता है। तो जो प्रसंग होता है हमें जैसे उसके पुस्तक का नाम देना है, साथ में कविता का नाम देना, रचयिता का नाम देना। उसके बाद में इस जो पद्यांश है इसका सारांश क्या है उसका 1 या 1.5 लाइन में हमें जवाब देना है। उसके बाद में हमें व्याख्या करनी है। तो देखिए, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। तो बच्चन जी कहते हैं कि मैं संसार में जीवन का भार उठाकर घूमता रहता हूँ, इसके बावजूद मेरा जीवन प्यार से भरा पूरा है। यानी कि मैं इस संसार का जो भार है उसको उठाकर फिरता रहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में जो प्यार है वो पूरी तरीके से भरा पूरा है। जीवन की समस्याओं के बावजूद कवि के जीवन में प्यार है। कवि आगे क्या कहता है कि मेरे जीवन में समस्याएं बहुत है, लेकिन फिर भी मैं अपने जो मेरा जो जीवन है उसमें प्यार भी बहुत सारा है। उसके बाद में जो कवि है वो कहता है उसका जीवन सितार की तरह है जिसे किसी ने छूकर झंकृत कर दिया है। झंकृत का मतलब यहाँ खुद के जीवन से लिया गया, अर्थात जब कोई बच्चन जी से खुद के जीवन के बारे में पूछ लेता है तो बच्चन जी इस बात को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। झंकृत कर दिया है, फलस्वरूप उसका जीवन संगीत से भर उठा है। उसका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। उसने स्नेह रूपी, आगे देखिए आगे क्या कहते हैं हरिवंश राय बच्चन, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। तो स्नेह का मतलब प्रेम और सुरा का मतलब होता है शराब। यानी कि हरिवंश राय बच्चन क्या कहते हैं कि मैं जो प्रेम रूपी शराब है उसी में डूबा रहता हूं, उसी का सेवन करता रहता हूं। तो देखिए आगे, मैं स्नेह रूपी जो शराब है उसे पी रखी है, अर्थात प्रेम किया है तथा बांटा है। उसने कभी संसार की परवाह नहीं की है। संसार के लोगों की प्रवृत्ति है कि वे उनको पूछते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं। यानी कि इस लाइन में बता रहे कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। हरिवंश राय बच्चन यहाँ कह रहे हैं कि मुझे इस संसार की कोई परवाह नहीं है, अर्थात ये संसार मेरे बारे में क्या सोचता है उसके बारे में मुझे किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। उसके बाद में क्या कह रहे हैं, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जग की गाते। आगे हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि ये संसार वाले उन्हीं लोगों को पूछते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं, अर्थात जो सिर्फ संसार के अनुसार चलते हैं, संसार के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं, संसार वाले उन्हीं लोगों को या उन्हीं कवियों को अपनाते हैं। आगे वाली लाइन में क्या है कि मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। हरिवंश राय बच्चन आगे कहते हैं कि लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं इनके विपरीत हूँ। मैं अपने मन के, अर्थात मेरे मन के जो विचार होते हैं उन्हीं के अनुसार मैं चलता हूँ। तो आगे देखिए, तथा उनका गुणगान करते हैं। कवि अपने मन की इच्छा अनुसार चलता है, अर्थात वह वही करता है जो उसका मन कहता है। अर्थात हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि इस संसार के जो लोग हैं वो उन्हीं कवियों को या लेखकों को अपनाते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं, जबकि मैं अपने मन के अनुसार, अपनी मन की इच्छा के अनुसार चलता हूँ। मेरे मन में जो कार्य आता है उसी को मैं करता हूँ, उन्हीं विचारों को मैं व्यक्त करता हूँ। तो ये थी उसकी व्याख्या।
अब प्रसंग कर लिया अपन ने, व्याख्या कर ली, उसके बाद में आता है विशेष। विशेष में हमें क्या बताना होता है, जैसे इसमें किस प्रकार के व्याकरण का प्रयोग हुआ, कहाँ कहाँ अलंकारों का प्रयोग हुआ, कैसी शब्दावली है, और एक तरीके से किस प्रकार के सारांश को व्यक्त किया गया है। तो देखिए, कवि ने निजी प्रेम को स्वीकार किया है। इस जो कविता का अंश है इसके अनुसार कवि क्या कहता है कि निजी प्रेम को स्वीकार करता है, संसार के स्वार्थी स्वभाव पर टिप्पणी करता है। बिल्कुल सही, हरिवंश राय बच्चन अंत में कहते हैं ना कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। तो इस पंक्ति में वो जो संसार होता है उसके स्वार्थपन का बखान करते हैं। देखिए फिर, स्नेह सुरा व सांसों के तार में रूपक अलंकार है, जग जीवन स्नेह सुरा में अनुप्रास अलंकार है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया तथा किया करता हूं लिए फिरता हूं की आवर्ती में गीत की मस्ती। अब यहां देखिए बीच में दो पंक्तियां, स्नेह सुरा व सांसों के दो तार में रूपक अलंकार है, जग जीवन और स्नेह सुरा में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास व रूपक दोनों अलंकार होंगे, दोनों ऐसे होंगे क्योंकि जग जीवन तो जग रूपी जीवन, जग रूपी जीवन, तो यहाँ रूपक अलंकार होगा, स्नेह सुरा में भी रूपक अलंकार होगा। अनुप्रास इसलिए होगा क्योंकि वर्णों की आवर्ती हो रही है, इसलिए इसमें अनुप्रास और रूपक दोनों अलंकार माने जाएंगे। फिर खड़ी बोली का प्रयोग वर किया करता हूं लिए फिरता हूं की आवर्ती में गीत की मस्ती, अर्थात अंत में पंक्तियों का मिलान इस प्रकार किया गया ताकि जो गीत है अर्थात जो कविता के जो अंश है वो अच्छे लगे। तो ये थी प्रथम व्याख्या। अब बढ़ते हैं अगली व्याख्या की ओर। अगली व्याख्या है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। उन्माद का मतलब होता है पागलपन, यौवन का मतलब होता है किशोरावस्था, उन्मादों में अवसाद, अवसाद का मतलब होता है दुख। जो मुझको बाहर हंसा रुलाते भीतर में हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। कर यत्न, यत्न का मतलब होता है प्रयत्न, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाथ नहीं है ये हाय है, हाय जहां पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। तो जो आत्म परिचय कविता है उस कविता का जो अगला अंश है वो यहां से शुरू होता है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर में हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। तो इस कविता का जो अंश है इसकी हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। चलिए मैं बता देता हूं। सबसे पहले हमें प्रसंग करना है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से अवतरित है। इसके रचयिता है प्रसिद्ध गीतकार हरिवंश राय बच्चन। इस कविता में कवि जीवन को जीने की शैली बताता है, साथ ही दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को उजागर करता है। तो एक चीज ध्यान रखिए आप, अगर आत्म परिचय कविता से कोई अगर सप्रसंग व्याख्या का प्रश्न आ जाता है तो ये जो प्रसंग है वो आप याद रखिए। आत्म परिचय से अगर किसी भी प्रकार का कोई सप्रसंग व्याख्या आती है तो हमें यही प्रसंग करना है, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। फिर हमें व्याख्या में परिवर्तन करना है। तो व्याख्या देखिए आप, कवि कहता है कि उसके मन पर जवानी का पागलपन सवार है, वह उसकी मस्ती में घूमता रहता है। इस दीवानेपन के कारण उसे अनेक दुख, ये दुख शब्द ऐसे आएगा भाई, दुख भी मिले हैं, वह इन दुखों को उठाए हुए घूमता है। कवि को जब किसी प्रिय की याद आती है, प्रिय मतलब प्रेमिका या पत्नी की याद आती है, तो उसे बाहर से हंसा देती है परंतु उसका मन रो देता है, अर्थात उसे बाहर, उसके चेहरे पर बाहर से तो मुस्कान आ जाती है लेकिन उसका जो हृदय है वो उस दुख के कारण रोने लगता है। अर्थात याद आने पर कवि मन व्याकुल हो जाता है। कवि कहता है कि इस संसार में लोगों ने जीवन सत्य को जानने की कोशिश की है परंतु कोई भी सत्य नहीं जान पाया है। इस कारण हर व्यक्ति नादानी करता दिखाई देता है। ये मूर्ख नादान भी वही होते हैं जहाँ समझदार व चतुर होते हैं। हर व्यक्ति वैभव समृद्ध भोग सामग्री की तरफ भाग रहा है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए
भाग रहा है वे इतना सत्य भी नहीं सीख सके। कवि कहता है कि मैं सीखे हुए ज्ञान को भूलकर नई बातें सीख रहा हूँ, अर्थात सांसारिक ज्ञान की बातों को भूलकर मैं अपने मन के कहे अनुसार चलना सीख रहा हूँ। अर्थात इन पंक्तियों में, ये जो पंक्तियां, इसमें हरिवंश राय बच्चन क्या कहते हैं कि अंतिम जो पंक्तियां इसमें क्या कहते हैं कि ये संसार के जो लोग हैं वो मूर्ख है। मूर्ख ऐसे हैं कि ये सांसारिक मोह माया के पीछे भाग रहे, जबकि इन्हें अपने जीवन का सत्य ही पता नहीं है। जबकि मैं ऐसा नहीं हूँ, बल्कि मैंने जो पहले ज्ञान सीखा था उसको भुलाकर मैं जीवन का जो सत्य है, जीवन का जो सत्य है उसे पाने की कोशिश में प्रयासरत हूँ। इसलिए हरिवंश राय बच्चन अंत में क्या कहते हैं कि फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे। मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख, मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख। फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान बोलाना। अर्थात हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि ये संसार वाले मूर्ख नहीं है क्या, जो इतना कुछ होने के बाद में भी कुछ समझ नहीं पाए, जबकि मैं तो समझ चुका हूं। मैं इसे सीखे हुए ज्ञान को, अर्थात जो मैंने सांसारिक मोह माया का ज्ञान प्राप्त किया था उसको त्याग कर मेरे जीवन का जो मूल ज्ञान है या मूल लक्ष्य उसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये थी व्याख्या। अब हमें करना है विशेष। तो विशेष में देखिए, पहली 4 पंक्तियों में कवि ने आत्माभिव्यक्ति की है तथा अंतिम 4 पंक्तियों में सांसारिक जीवन के विषय में बताया है। ये होगा इस पंक्ति से संबंधित या उन पंक्तियों से संबंधित लाइन। उसके बाद में उन्मादों में अवसाद विरोधाभास अलंकार होगा। इसमें कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार होगा। फिर देखिए, लिए फिरता हूं कि आवृत्ति से गेयता का गुण उत्पन्न होता है। किसका गुण उत्पन्न होता है? गेयता का। गेयता का मतलब होता है गाने का प्रभाव। फिर आगे पंक्ति देखिए, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। तो मैंने बताया था जहां वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। इसके बाद में देखिए, नादान वही है हाय जहां पर दाना में सुक्ति जैसा प्रभाव है। और अंत में कौन सी? खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तो आत्म परिचय कविता से यदि कुछ अंश आ जाए, उसकी हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है तो इस प्रकार से हमें वो व्याख्या करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली व्याख्या की ओर। आत्म परिचय कविता से यदि अगला पद्यांश आ जाए तो उसकी हमें कैसी व्याख्या करनी है, चलिए देखते हैं। अगला पद्यांश है, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता, वैभव प्रतिपक्ष उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं। तो इसकी हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं कुछ बता देता हूं आपको। मैं और जग और कहां का नाता। यहां देखिए, सबसे पहले ये जो शब्द आए 3 बार और आया है। मैंने पहले भी बताया था कि जब कोई शब्द बार बार आए और हर बार उसका अलग अर्थ निकले तो वहां यमक अलंकार होता है। यहां ये और शब्द है, ये 3 बार आया है। कितनी बार आया? 3 बार। और अलंकार कौन सा है? यमक अलंकार है। पहला जो और है इसका मतलब है अलग। दूसरा और है इसका मतलब है संयुक्त या जोड़ने वाला, जैसे राम और श्याम, सीता और गीता। और तीसरा और है इसका मतलब होता है अलग। इसका मतलब क्या है? अलग। यानी कि हरिवंश राय बच्चन क्या कह रहे हैं कि मैं अलग हूं और संसार अलग है। मुझ में और संसार में किसी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता हूं, अर्थात मैं हर रोज मेरे स्वप्नों के अनुसार, यानी कि जिसमें सब कुछ समान रहे, इस प्रकार के संसार को मैं रोज बनाता हूं, रोज मिटा देता हूं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता, विभव प्रतिपक्ष उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन, रोदन का मतलब होता है पीड़ा या दुख, राग लिए फिरता हूं। शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूं। शीतलवाणी का मतलब हो गया विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार। हो जिस पर भूपों का, भूप मतलब राजा, प्रासाद का मतलब होता है महल। एक होता प्रसाद और एक होता प्रासाद। प्रासाद का मतलब महल होता है, प्रसाद का मतलब होता है कृपा। प्रसाद का मतलब क्या होता है? कृपा। मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं। तो देखिए, कुछ कठिन शब्द थे वो मैंने बता दिए। अब इसकी व्याख्या करते हैं। सबसे पहले सप्रसंग देखते हैं। मैंने बताया था अगर आत्म परिचय कविता से कोई व्याख्या पूछ ली जाए या कविता का अंश देकर हमें सप्रसंग व्याख्या के लिए बोल दिया जाए तो उसमें ये प्रसंग है वो तो एक जैसा ही रहेगा। तो देखिए, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से अवतरित है। इसके रचयिता प्रसिद्ध गीतकार हरिवंश राय बच्चन हैं। इस कविता में कवि जीवन को जीने की शैली बताता है। इस कविता में कवि जीवन को जीने की शैली बताता, साथ ही दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को उजागर करता है। तो ये प्रसंग तो एक जैसा रहेगा। अब व्याख्या देखते हैं इसकी। कवि कहता है कि
मुझ में और संसार दोनों में कोई संबंध नहीं है, अर्थात मैं अलग हूं और संसार अलग है, दोनों में एक जैसा कुछ नहीं है, दोनों में संबंध भी किसी प्रकार का नहीं हो सकता। संसार के साथ मेरा टकराव चल रहा है। कवि अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता है, फिर उसे मिटा देता है। यह संसार इस धरती पर सुख के साधन एकत्रित करता है, परंतु कवि हर कदम पर धरती को ठुकराया करता है। कहने का मतलब ये संसार जो है वो प्रति पग पर अपने सुख के साधन एकत्रित करता है, लेकिन जो हरिवंश राय बच्चन है वो प्रति पग पर ऐसी पृथ्वी को ठुकराने का काम करता है। अर्थात वह जिस संसार में रह रहा है उसी के प्रतिकूल आचार विचार रखता है। कवि कहता है कि वह अपने रोदन में भी प्रेम लिए फिरता है। रोदन का मतलब पीड़ा, यानी कि वह अपने दुख में भी, अपनी परेशानी में भी प्रेम का जो संदेश है वो लिए फिरता है। अपना जो प्रेम है उसका गुणगान करता रहता है। उसकी शीतल वाणी में भी आग समाई हुई है, अर्थात उसमें असंतोष झलकता है। उसका जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडर सा है, फिर भी वह उस पर राजाओं के महल न्योछावर कर देता है। ऐसे खंडर का वह एक हिस्सा लिए घूमता है जिस पर वह महल को न्योछावर कर देता है। कहने का मतलब है हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, अर्थात मैं मेरे दुख में भी प्रेम का संदेश लिए फिरता हूं। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, अर्थात उनकी कविता के माध्यम से जो वाणी है वो तो शीतल है, लेकिन उस वाणी के जो शब्द हैं वो उग्र हैं। अर्थात ये जो वाणी है वो वैसे शीतल दिखाई दे रही है, लेकिन उनका जो भावार्थ है वो एकदम उग्र है, व्याकुल है। हो जिस पर भूपो के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं। अर्थात हरिवंश राय बच्चन के जो प्रेम पूर्ण जो समय था, अर्थात जो खंडरपूर्ण है, उस पर हरिवंश राय बच्चन राजाओं के महल को भी न्योछावर कर सकते हैं। तो देखिए अंत में बताता है कि ऐसे खंडर का वह एक हिस्सा लिए घूमता है जिसे महल पर न्योछावर कर सके। जिस पर है ये भाई, जिस पर, यानी कि प्रेम रूपी जो खंडर है उस पर राजाओं के महल को भी न्योछावर कर देते हैं। अब देखिए इसका विशेष, कवि ने अपनी अनुभूतियों का परिचय दिया। अनुभूतियों मतलब अपने खुद के जो अनुभव है, खुद के जो विचार हैं उनके बारे में उन्होंने बताया है। आगे देखिए, कहाँ का नाता में प्रश्न अलंकार है। बिल्कुल एक जगह कहते हैं ना, मैं और जग और कहाँ का नाता, तो कौन सा अलंकार होगा? प्रश्न अलंकार होगा। इसके बाद में देखिए, रोदन में आग, शीतलवाणी में आग में विरोधाभास अलंकार है। तो रोदन में राग और शीतलवाणी में आग में कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार होगा। और की आवर्ती में यमक अलंकार होगा। कहाँ और जग जिस पृथ्वी पर में अनुप्रास अलंकार है। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है तथा खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार रस की आवर्ती इस प्रकार है क्योंकि इसमें प्रेम रूपी बातों का थोड़ा बहुत वर्णन किया गया है, इसलिए इसमें कौन से रस की अभिव्यक्ति होगी? श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति होगी। तो ये है विशेष। अब बढ़ते हैं अगले पद की ओर। अगला पद है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं हूं दुनिया का एक नया दीवाना। मैं, ये दीवानो नहीं है, दीवानो है ये। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मादकता निशेष लिए फिरता हूं, जिसकी सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। कुछ शब्द गलत है, चलिए इनको सही करते हैं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष है ये भाई, निशेष लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर है ये, जिसको सुनकर जग समनीय झूम झुके लहराए, मैं मस्ती है ये, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। कई बार क्या प्रिंट में कुछ समस्या आ जाती है, इसलिए वो शब्दों का मिस प्रिंट हो जाता है। तो देखिए दोबारा बोलता हूं, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं हूं दुनिया का एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मादकता निशेष लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का वह संदेश लिए फिरता हूं। इस पद की हमें सप्रसंग व्याख्या करनी, चलिए करते हैं। सबसे पहले प्रसंग पहले ही बता दिया था। अगर आत्मपरिचय कविता से कोई पद्यांश दिया जाता है तो उसका जो प्रसंग है वो ये एक जैसा ही रहेगा। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्मपरिचय से अवतरित है। इसके रचयिता प्रसिद्ध गीतकार हरिवंश राय बच्चन है। इस कविता में कवि जीवन को जीने की अपनी शैली बताता है, साथ ही दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को उजागर करता है। अब देखिए इसकी व्याख्या।
कवि कहता है कि प्रेम की पीड़ा के कारण उसका मन रोता है, अर्थात हृदय की व्यथा शब्द रूप में प्रकट हुई है। यानी कि जो बच्चन जी हैं वो क्या है, प्रेम की पीड़ा के कारण व्यथित है, रो रहे हैं। और जब उन्होंने अपनी व्यथा को शब्दों के रूप में पिरोया या शब्दों के रूप में व्यक्त किया, तो उसके रोने को संसार ने क्या माना, गाना। यानी कि जब वो अपने दुख को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो संसार वाले उसे क्या मानते हैं कि ये तो गाना बनाने का काम कर रहे हैं। उसके बाद में देखिए, जब अत्यधिक वेदना के कारण वो जोर जोर से रोने लगते हैं या दुख को शब्दों में प्रकट करते हैं, तब संसार वाले क्या कहते हैं कि ये तो छंद बनाने का काम कर रहे हैं। अर्थात मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। यानी कि अत्यधिक दुख के कारण मैं अपने दुख को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता हूं, तो संसार वाले क्या कहते हैं कि ये तो छंद बनाने का काम हो रहा है। कवि प्रश्न करता है कि यह संसार मुझे कवि के रूप में अपनाने के लिए तैयार क्यों है। मैं स्वयं को नया दीवाना कहता हूं जो हर स्थिति में मस्त रहता है, समाज उसे दीवाना क्यों नहीं स्वीकार करता। वह दीवानों का रूप धारण करके संसार में घूमता रहता है। यानी कि जो संसार वाले हैं उसे कवि कहकर क्यों अपना रहे हैं, जबकि वो तो खुद को एक नया दीवाना मानते हैं जो प्रेम में मस्त और सभी को प्रेम का संदेश देते हैं। इसलिए हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि ये संसार वाले मुझे दीवाने के रूप में अपनाए या धारण करें। उसके जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है उसे लिए वह घूमता रहता है। इस मस्ती को सुनकर सारा संसार झूम उठता है। कवि के गीतों की मस्ती सुनकर लोग प्रेम में झुक जाते हैं तथा आनंद में झूमने लगते हैं। मस्ती के संदेश को लेकर कवि संसार में घूमता है, जिसे लोग गीत समझने की भूल कर बैठते हैं। तो यहाँ देखिए अंतिम 4 पंक्तियों में, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं वस्ती का वह संदेश लिए फिरता हूँ। अर्थात हरिवंश राय बच्चन क्या कह रहे हैं कि मैं प्रेम का संदेश ही सभी संसार वालों को देता हूँ। इस मस्ती के संदेश को सुनकर सभी संसार वाले झूमने आनंद से प्रसन्नचित हो जाते हैं। तो इस प्रसन्नचित के दौरान वो अपनी सारी पीड़ाएं वो भूल जाते हैं। इसलिए हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं इस दुनिया में प्रेम का संदेश लिए फिरता हूँ। तो ये थी व्याख्या। अब हमें इसका विशेष देखना है। तो कवि मस्त प्रकृति का व्यक्ति है, यह मस्ती उसके गीतों से फूट पड़ती है। कवि कहकर तथा झूम झुके में अनुप्रास अलंकार है। क्यों कवि अपनाए में प्रश्न अलंकार है, बिल्कुल सही है। झूम झुके में अनुप्रास अलंकार है तथा क्यों अपनाए में प्रश्न अलंकार है। खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग है। मैं शैली के प्रयोग से कवि ने अपनी बात कही है। श्रृंगार, ये श्रृंगार शब्द यहाँ नहीं भाई, ये श्रृंगार शब्द ऐसे बनेगा, श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। तो व्याख्या करने के बाद में हमें जो विशेष है वो कम से कम 4 से 5 पंक्तियों में करना है, जिसमें एक खड़ी बोली का हो जाएगा, 1-2 अलंकारों का कर देना, 1-2 रस का कर देना। उसके बाद में इसमें कवि क्या बताना चाहता है एक पंक्ति वो कर देने से जो व्याख्या है अपनी वो अधिक प्रभावशाली लगेगी पेपर में, ताकि जो एग्जाम में जो पेपर कॉपी चेक करता होता है, जांच करता होता है, वो अपने प्रश्न के जो अंक होते हैं वो कम से कम काटेगा। इसलिए एक व्याख्या करने का तरीका होता है, तरीके के अनुसार ही हमें व्याख्या करनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आत्मपरिचय जो कविता है, इस कविता से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कविता एक और जगजीवन का ये भार शब्द है, भार लिए घूमने की बात करती है, और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, विपरीत से लगते हैं इन कथनों पर क्या आशय। अर्थात कविता में एक जगह तो हरिवंश राय बच्चन क्या कहते हैं कि जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर एक जगह क्या कहते हैं कि जग का ध्यान किया करता हूं, अर्थात मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। तो ये दोनों पंक्तियां आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इसका हमें सार देना है। तो देखिए, जग जीवन का भार लेने से कवि का अभिप्राय है यह है कि वह सांसारिक दायित्वों का निर्वाह कर रहा है, वह सांसारिक दायित्वों का निर्वाह कर रहा है, आम व्यक्ति से वह अलग नहीं है, आम व्यक्ति से वह अलग नहीं है। सुख दुख हानि लाभ आदि को झेलते हुए अपनी यात्रा पूरी कर रहा है। दूसरी तरफ कवि कहता है कि वह कभी संसार की तरफ ध्यान नहीं देता है, यह कवि सांसारिक दायित्वों की अनदेखी की बात नहीं करता है, वह संसार की निरर्थक बातों पर ध्यान न देकर केवल प्रेम पर केंद्रित रहता। आम व्यक्ति सामाजिक बाधाओं से डरकर कुछ नहीं कर पाता, कवि सांसारिक बाधाओं की परवाह नहीं करता। अतः इन दोनों पंक्तियों के अपने निहितार्थ हैं, ये एक दूसरे के विरोधी न होकर पूरक है। तो मतलब पहली जो पंक्ति है कि जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, इसमें कवि क्या बताता है कि सांसारिक दायित्वों का निर्वाह कर रहा है,
आम व्यक्ति से वह अलग नहीं है तथा सुख दुख लाभ हानि आदि को झेलते हुए अपनी यात्रा पूरी कर रहा है। दूसरी पंक्ति है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। तो इसमें कवि कहता है कि संसार की तरफ ध्यान नहीं देता। यहाँ कवि सांसारिक दायित्व की अनदेखी की बात नहीं करता है। जो सांसारिक दायित्व होते हैं उनकी अनदेखी की बात नहीं कर रहा, बल्कि संसार की जो निरर्थक बातें हैं उनकी तरफ ध्यान न देने की बातें कर रहा है। तो इस प्रकार ये दोनों पंक्तियां एक दूसरे से अलग होते हुए एक दूसरे की पूरक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है या क्यों कहा होगा? अगर ऐसा प्रश्न हमारे पास परीक्षा में आ जाए तो उसका जवाब हमें कैसे देना है, उसका उत्तर है वो कैसे करना है। तो चलिए, नादान यानी मूर्ख, नादान का मतलब क्या था? मूर्ख व्यक्ति सांसारिक मायाजाल में उलझ जाता है। मनुष्य इस मायाजाल को निरर्थक मानते हुए भी इसी के चक्कर में फंसा रहता है। संसार असत्य है, मनुष्य इसे सत्य मानने की नादानी कर बैठता है और मोक्ष के लक्ष्य को भूलकर संग्रह वृत्ति में पड़ जाता है। इसके विपरीत कुछ ज्ञानी लोग भी समाज में रहते हैं जो मोक्ष के लक्ष्य को नहीं भूलते, अर्थात संसार में हर तरह के लोग रहते हैं। कहने का मतलब है हरिवंश राय बच्चन की जो कविता आत्म परिचय कि जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, इस पंक्ति का हमें उत्तर देना है। तो नादान का मतलब क्या था? मूर्ख व्यक्ति, सांसारिक मोह जो मायाजाल होता है उसमें उलझ कर रह जाता है। मनुष्य इस मायाजाल को निरर्थक मानता है, लेकिन फिर भी वो इसके चक्कर में फंसा रहता है। संसार असत्य है, संसार क्या है? असत्य। मनुष्य इसे सत्य मानने की नादानी कर बैठता है और मोक्ष के लक्ष्य को भूल जाता है। इसके विपरीत कुछ ज्ञानी लोग भी हैं समाज में जो मोक्ष के लक्ष्य को नहीं भूलते, अर्थात संसार में हर तरह के लोग रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। यानी कि ये जो 3 बार और शब्द आया है इसकी हमें विशेषता बतानी है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें अलंकार कौन सा होगा? यमक अलंकार होगा। तो देखिए, यहाँ और शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ है, और शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। पहले और में कवि स्वयं को आम व्यक्ति से अलग बताता, मैंने बताया ना अलग, तो पहले का मतलब है अलग, यानी कि हरिवंश राय बच्चन खुद को इस संसार के अन्य जो लोग हैं उनसे अलग बताता है। वह आम आदमी की तरह भौतिक चीजों के संग्रह के चक्कर में नहीं पड़ता है। यानी कि जो अलग बताने का कारण है वो क्या है कि वह आम आदमी की तरह भौतिक चीजों के संग्रह के चक्कर में नहीं पड़ता है। दूसरे ओर के प्रयोग में संसार की विशिष्टता को बताया गया है। संसार में आम व्यक्ति सांसारिक सुख सुविधाओं को अंतिम लक्ष्य मानता है। यह प्रवृत्ति कवि की विचारधारा से अलग है। यह प्रवृत्ति कैसी है? कवि की विचारधारा से अलग है। और तीसरा जो और है, इसका प्रयोग संसार और कवि में किसी तरह का संबंध दर्शाने के लिए किया गया है। यानी कि इन तीनों और का अर्थ मैंने बता दिया कि यमक अलंकार है, पहले और का मतलब खुद को संसार के लोगों से अलग बताना, अलग किस कारण बताना? सांसारिक मोह माया के चक्कर से अलग बताना। दूसरा, संसार की विशिष्टता के बारे में बताना। तीसरा है संसार को खुद से अलग बताना। तो मतलब ये जो तीनों ओर हैं, इन तीनों ओर की हमें विश्लेषण करना है, जो इस प्रकार होगा। तो अगर प्रश्न आ जाए कि मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है, तो इस प्रकार से हमें इसका जवाब देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शीतल वाणी में आग होने का क्या आशय है? अथवा का मतलब होता है, यही प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, इस कथन से कवि का क्या आशय है? इस प्रश्न को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। आत्म परिचय में कवि ने कथन शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं का विरोधाभास स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो शीतल वाणी में आग है, इसका विरोधाभास हमें स्पष्ट करना है कि जो कवि है उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। तो देखिए, कवि ने यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। कवि की वाणी यद्यपि शीतल है, परंतु उसके मन में विद्रोह असंतोष का भाव प्रबल है। यानी कि कवि की जो वाणी है वो तो कैसी है? शीतल है, लेकिन कवि के मन में विद्रोह और असंतोष का भाव जो है वो प्रबल है। प्रबल का मतलब बहुत ज्यादा है। वह समाज की व्यवस्था में से संतुष्ट नहीं है, वह प्रेम रहित संसार को अस्वीकार करता है, अतः अपनी वाणी के माध्यम से अपनी असंतुष्टि को व्यक्त करता है। वह अपने कवित्व धर्म को ईमानदारी से निभाते हुए लोगों को जागृत कर रहा है। अर्थात शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ में जो विरोधाभास है वो कवि मतलब कवि क्या कहना चाहते हो, तो उसमें कवि किस प्रकार कहना चाहते हैं, इसमें विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। कवि की वाणी यद्यपि शीतल है, परंतु उसके मन में विद्रोह असंतोष का भाव प्रबल है। वह समाज की व्यवस्था से असंतुष्ट नहीं है, वह प्रेम रहित संसार को
अस्वीकार करता है, यानी कि वह संसार की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है, वह संसार जो प्रेम रहित संसार है उसको अस्वीकार करता है, अपनी वाणी के माध्यम से अपनी असंतुष्टि को व्यक्त करता है, वह अपने कवित्व धर्म को ईमानदारी से निभाते हुए लोगों को जागृत करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चे किस बात की आशा में नेड़ों से झांक रहे हैं? हरिवंश राय बच्चन की जो कविताएं हैं, आत्मपरिचय कविता के अलावा एक कविता और है जिसका नाम है एक गीत। उस कविता के भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? तो पक्षी दिन भर भोजन की तलाश में भटकते हैं, फिर उनके बच्चे घोंसलों में माता पिता की राह देखते रहते हैं कि माता पिता उनके लिए दाना लाएंगे और उनका पेट भरेंगे। साथ ही वे माँ बाप के स्नेह स्पर्श पाने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। छोटे बच्चों को माता पिता का स्पर्श व उनकी गोद में बैठना, उनका प्रेम प्रदर्शन भी असीम आनंद देता है। इन सब की पूर्ति के लिए वे नेड़ों से झांक रहे हैं। नेड़ों का मतलब होता है घोंसला, यानी कि जो छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे हैं वो घोंसलों से क्यों झांक रहे हैं? तो पक्षी दिन भर भोजन की तलाश में भटकते हैं, उनके बच्चे घोंसलों में माता पिता की राह देखते रहते हैं कि माता पिता उनके लिए दाना लाएंगे और उनका पेट भरेंगे। साथ ही साथ वे माँ बाप के स्नेह स्पर्श पाने के लिए प्रतीक्षा करते। स्नेह का मतलब प्रेम पूर्वक या प्रेम पूर्ण। छोटे बच्चों को माता पिता का स्पर्श व उनकी गोद में बैठना उनका प्रेम प्रदर्शन भी असीम आनंद देता है, यानी कि माता पिता की गोद में बैठना और उनका प्रेम प्रदर्शन भी असीम आनंद देता है। इन सब की पूर्ति के लिए जो बच्चे हैं वो नीड़ों से झांक रहे हैं। अगला प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? यानी कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि पंक्ति में शब्दों की जो बार बार आवृत्ति हो रही, इससे कविता की किस विशेषता का पता चलता है? तो देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से यह प्रकट होता है कि लक्ष्य की तरफ बढ़ते मनुष्य को समय बीतने का पता नहीं चलता। यानी कि लक्ष्य की तरफ जब मनुष्य बढ़ता रहता है तो समय का पता नहीं चलता, अर्थात समय बीतता चला जाता है। पथिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आतुर होता है। पथिक जो होता है वो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आतुर होता है। इस पंक्ति की आवृत्ति के समय निरंतर चलायमान प्रवृत्ति को भी बताती है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, अतः समय के साथ स्वयं को समायोजित करना प्राणियों के लिए आवश्यक है। अर्थात दिन जल्दी जल्दी ढलता है में जो शब्दों की बार बार आवृत्ति हो रही है, कविता की किस विशेषता का पता चलता है? तो देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से प्रकट होता है कि जो लक्ष्य है, प्रकट होता है कि लक्ष्य की तरफ बढ़ते मनुष्य को समय का पता नहीं चलता, अर्थात समय बीतता चला जाता है। पथिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आतुर रहता है। साथ ही इस पंक्ति की आवृत्ति से समय के निरंतर चलायमान प्रवृत्ति को भी पता चलता है। समय किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करता था, समय के साथ मनुष्य को समायोजित करना प्राणियों के लिए अत्यावश्यक होता है, अर्थात समय के साथ स्वयं को समायोजित करना प्राणियों के लिए आवश्यक होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण और लघुतात्मक प्रश्न है। आत्मपरिचय कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपने व्यक्तित्व के किन पक्षों को उभारा है? यानी कि आत्मपरिचय जो कविता है इसमें हरिवंश राय बच्चन ने अपने जीवन के किन पहलुओं को उभारा है या व्यक्तित्व के किन पक्षों को उभारा है? चलिए देखते हैं। कवि निम्नलिखित पक्षों को उभारा। पहला है, कवि अपने जीवन में मिली आशाओं निराशाओं से संतुष्ट है, यानी कि उनके जीवन में सुख और दुख दोनों आए हैं और वह दोनों से संतुष्ट हैं। इसी प्रकार आशा और निराशाएं दोनों ही हैं, उनसे भी वो संतुष्ट हैं। कवि अपनी धुन में मस्त रहने वाला व्यक्ति, अर्थात जो हरिवंश राय बच्चन है वो अपनी धुन में मस्त रहते। तीसरा है, कवि संसार को मिथ्या समझते हुए लाभ हानि, यश अपयश, सुख दुख को समान समझता है। कवि संतोषी प्रवृत्ति का है, वह वाणी के माध्यम से अपना आक्रोश प्रकट करता है। तो इस आत्मपरिचय कविता के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन के व्यक्तित्व की 4 विशेषताएं निकलकर सामने आती हैं। पहली तो आशाओं निराशाओं से संतुष्ट है। दूसरी, वो अपनी धुन में मस्त रहते हैं। तीसरी में कवि संसार को मिथ्या समझते हुए लाभ हानि, यश अपयश, सुख दुख को समान समझते हैं। और चौथा है, अपनी वाणी के माध्यम से अपने आक्रोश को प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न है, आत्मपरिचय कविता पर प्रतिपाद्य लिखिए। तो प्रतिपाद्य का मतलब ये होगा कि कविता का क्या सारांश है, लेखक क्या कहना, कवि क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, आत्मपरिचय कविता के रचयिता का मानना है कि स्वयं को जानना, ध्यान से देखिए आप, स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। ये बात सही भी है भाई, स्वयं को यानी कि खुद को जानना दुनिया के जानने से ज्यादा कठिन है, क्योंकि दुनिया को आसानी से समझा जा सकता है लेकिन स्वयं को आसानी से नहीं समझा जा सकता। आगे देखिए, समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा होता है, तो होता ही है।
संसार से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। यानी कि व्यक्ति का समाज से खट्टा मीठा नाता होता है, लेकिन संसार से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। दुनिया अपने व्यंग्य बाण तथा शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। यानी कि मनुष्य जो है दुनिया अपने व्यंग्य बाण तथा शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं सकता। बिल्कुल सही है। संसार वाले चाहे मनुष्य को कितना ही दुख दे, लेकिन जो मनुष्य है वो इस संसार से, समाज से कटकर रह भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। वह अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म उद्घाटित करता है, चलता है। वह पूरी कविता का सार एक पंक्ति में कह देता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रतिकलह का है, मेरा जीवन विरोधों का सामंजस्य है। अर्थात जो कवि है वो कह भी देते कि मेरा और दुनिया का जो संबंध है वो प्रतिकलह का है। वो एक पंक्ति के माध्यम से अपना और संसार का जो संबंध है वो बता देते हैं, और वो कह भी देते कि मेरा जो जीवन है वो विरुद्धों का सामंजस्य है। तो ये था इसका प्रतिपाद्य। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता का उद्देश्य है ये भाई। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता का उद्देश्य हमें बताना है। तो देखिए, यह गीत प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन की कृति निशा निमंत्रण से उद्धृत है। इस गीत में कवि प्रकृति की दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश को व्यक्त करता है। किसी प्रिय आलंबन या विशेष भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचलता यानी कि तेजी बढ़ सकता है। इससे हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने से बच जाते हैं। यह गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए। अर्थात दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता का जो उद्देश्य है वो देखिए, मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार चलता रहता है, और उसी के साथ साथ जो समय है वो भी चलता रहता है, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय हमेशा चलता रहता है। तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि यह गीत प्रसिद्ध, ये तो चलो शुरुआत की लाइनों की। इस गीत में कवि प्रकृति की दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश को व्यक्त करता है। किसी प्रिय आलंबन या विशेष भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचलता यानी तेजी बढ़ सकता है। इससे हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने से बच जाते। यह गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। अगला प्रश्न है, आत्म परिचय कविता को दृष्टि में रखते हुए कवि के कथ्य को अपने शब्दों में प्रस्तुत करना है। तो यानी कि आत्म परिचय जो कविता है उसमें हरिवंश राय बच्चन ने जो जो बताया उन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने विचार व्यक्त करने हैं। तो देखिए, आत्म परिचय कविता में कवि कहता है कि यद्यपि वह सांसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, फिर भी वह इस जीवन से प्यार करता है। हरिवंश राय बच्चन क्या कहते हैं कि वह सांसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी वे अपने जीवन से प्यार करते हैं। वह अपनी आशाओं निराशाओं से संतुष्ट है। वह संसार से मिले प्रेम स्नेह की परवाह नहीं करता है, क्योंकि संसार उन्हीं लोगों को जयकार करता है जो उसकी इच्छा अनुसार व्यवहार करते हैं। वह अपनी धुन में रहने वाला व्यक्ति है। कवि संतोषी प्रवृत्ति का, वह अपनी वाणी के जरिए अपना आक्रोश व्यक्त करता है। उसकी व्यथा शब्दों के माध्यम से प्रकट होती है, तो संसार उसे गाना मानता है। वह संसार को अपने गीत द्वंद्व के माध्यम से प्रसन्न करने का प्रयास करता है। कवि सभी को सामंजस्य बनाए रखने के लिए कहता है। यानी कि जो कविता है, इस कविता के जो मुख्य बिंदु उनका हमें अपने शब्दों में बताना है। जिस प्रकार बताया ना कि जो कवि है वो आशाओं निराशाओं से अपनी संतुष्ट है, अपने जीवन से प्रेम करता है। उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां भी है, फिर भी वे अपने जीवन से प्रेम करते हैं। साथ ही इस संसार के लोग हैं, उन्हीं लोगों की जयकार करते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं, जबकि वे अपने मन के अनुसार चलते हैं। इसके अलावा वे अपने क्रोध को अपनी वाणी के माध्यम से व्यक्त करते हैं। अर्थात कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, जो बिंदु, उनको हमें शब्दों में, अपने शब्दों में लिखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा विचार दिन ढलने के बाद लौट रहे पंथी के कदमों को धीमा कर देता है? बच्चन के गीत
के आधार पर उत्तर देना, यानी कि जो दूसरी कविता है उसके आधार पर हमें इसका अर्थ स्पष्ट करना है या इस प्रश्न का हमें उत्तर देना है कि कौन सा विचार जो पथिक है लौट रहा है उसके कदमों को धीमा कर देता है। तो देखिए, कवि एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा है, शाम के समय उसके मन में विचार उठता है कि उसके आने के इंतजार में व्याकुल होने वाला कोई नहीं है, यानी कि जब वो घर की ओर प्रस्थान करता है या लौटता है तब उसके मन में विचार होता है कि घर में उससे मिलने वाला कोई नहीं है, अतः वह किसके लिए इतनी तेजी से घर जाने की कोशिश करे। शाम होते ही रात हो जाएगी और कवि की विरह व्यथा बढ़ने से उसका हृदय बेचैन हो जाएगा। इस प्रकार के विचार आते ही दिन ढलने के बाद लौट रहे पंथी के कदम धीमे हो जाते हैं। यानी कि हरिवंश राय बच्चन इस कविता के माध्यम से व्यक्त करना चाहते हैं कि जो पंथी होता है वो घर जाने के लिए तत्पर रहता है, लेकिन जैसे उसके मन में विचार आता है कि घर पर मिलने के लिए उससे कौन व्याकुल है, ऐसा विचार मन में आते ही उसके पैरों में शिथिलता आ जाती है। फिर उसकी जो और फिर जैसे ही शाम हो जाती है, शाम के बाद में रात हो जाती है, रात होते ही उनकी विरह व्यथा बढ़ने लगती है। इस प्रकार ऐसा विचार आते ही जो पंथी है उसके कदम है वो धीमे हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, यदि संजिल दूर हो, संजिल नहीं है मंजिल है, ये मंजिल दूर हो तो लोगों की वहां पहुंचने की मानसिकता कैसी होती है, यानी कि यदि मंजिल दूर हो तो लोगों की पहुंचने की मानसिकता कैसी होती है। तो देखिए, मंजिल दूर होने पर लोगों में उदासीनता का भाव आ जाता है, कभी कभी उनके मन में निराशा भी आ जाती है। मंजिल की दूरी के कारण कुछ लोग घबराकर प्रयास करना छोड़ देते हैं, कुछ व्यर्थ के तर्क वितर्क में उलझ कर रह जाते हैं। मनुष्य आशा व निराशा के बीच उलझता रहता है। यानी कि इस कविता के आधार पर हमें स्पष्ट करना है कि जैसे ये प्रश्न आ गया कि यदि पथिक की मंजिल दूर हो तो उसकी मानसिकता कैसी हो जाती है, तो पथिक की मानसिकता हो जाती है उसके विचारों में उदासीनता आ जाती है। दूसरा, कभी कभी उनके मन में निराशा भी आ जाती है। साथ ही साथ मंजिल की दूरी के कारण कुछ लोग घबराकर प्रयास करना छोड़ देते हैं, कुछ व्यर्थ के तर्क वितर्क में उलझ कर रह जाते हैं। मनुष्य आशा व निराशा के बीच झूलता रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कवि को संसार अपूर्ण क्यों लगता है। यह आत्मपरिचय कविता से प्रश्न है, इसका हमें ये जो प्रश्न है इसका हमें उत्तर देना है। तो कवि भावनाओं को प्रमुखता देता है, वह सांसारिक बंधनों को नहीं मानता, वह वर्तमान संसार को उसकी शुष्कता एवं निरसता के कारण नापसंद करता है। वह बार बार वह अपनी कल्पना का संसार बनाता है तथा प्रेम में बाधक बनने पर उन्हें मिटा देता है। वह प्रेम को सम्मान देने वाले संसार की रचना करना चाहता है। यानी कि जो हरिवंश राय बच्चन है वो कैसे संसार को पूर्ण मानते हैं, जिसमें प्रेम को स्थान दिया गया, और जिस संसार में प्रेम को स्थान नहीं दिया गया या प्रेम को महत्वपूर्ण नहीं माना गया, ऐसे संसार को हरिवंश राय बच्चन अपूर्ण मानते हैं। तो ये थे परिचय कविता व एक गीत कविता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हमने अध्ययन किया था आरोह भाग 2 में संकलित हरिवंश राय बच्चन की जो कविता है आत्म परिचय और एक गीत, उसकी व्याख्याओं का विश्लेषण तथा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिनको हमने जाना कि अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो उन कविताओं के अंश की हमें व्याख्या कैसे करनी है, उनका विशेष कैसे करना है, साथ ही अगर प्रश्न वगैरह आ जाते हैं तो इनका जवाब हमें कैसे देना है। तो आज ये जो प्रथम कविता थी आत्म परिचय और एक गीत, यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमने विस्तार से अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।